ओके जी, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे और ये देखते हैं कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और आप भी इसमें आंसर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है उसका मुझे साथ साथ अंदाजा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, डीकम्पोजर्स और पैरासाइट, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो उन इंसेक्टिवोरस के साथ साथ उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जी, कुर्बान का, सबा का, ऑटोट्रॉफ आंसर आया है कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल वो ऑटोट्रॉफ करेक्ट है। अब देखिए, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट ईटर्स हैं, या इनके लिए हम वर्ड जो है वो सो कॉल्ड कार्निवोरस यूज कर सकते हैं। कार्निवोर्स के ये इंसेक्ट ईटर्स हैं, लेकिन ये ट्रू ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। यानी इनके अंदर बिल्कुल उसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होगा। लेकिन अब ये इंसेक्ट्स को ईट क्यों करते हैं? एक सवाल यहाँ पर ये भी आ सकता है कि इंसेक्ट ईटर क्यों होते हैं प्लांट्स? क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री नाइट्रोजन की जरूरत होती है। सप्लीमेंट्री नाइट्रोजन, या ये पूछा जा सकता है कि ये इंसेक्ट ईट किस वजह से करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि इनको नाइट्रोजन की, यस हम ने सही कहा है कि फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि या तो इनके अंदर एक रैपिड ग्रोथ होती है, इन्होंने ग्रोथ जो है वो तेज करनी होती है, या एक आइडिया के मुताबिक इसमें हमें जो इनके अंदर अगर नाइट्रोजन की जरूरत हम बात करेंगे वो ये कि ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन इनको चाहिए, या तो इनके अंदर रैपिड ग्रोथ होती है, एक आइडिया क्या है ये है, और दूसरा ये कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के लिए ये इंसेक्ट्स को ईट करना शुरू कर देते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है, अगले क्वेश्चन के अंदर जो है आपको मिल रहा है। एंड ऑफ लीव्स इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए हुड। हुड की मॉडिफिकेशन किसमें होती है? सर्सिनिया पिप्यूरिया, ड्रॉसीरा, इंटरमीडिया, डाइनिया म्यूसिपुला और ऑल ऑफ द अबव। जी बताएं जरा कि किन के अंदर जो हुड होता है वो मॉडिफाइड होते हैं लीव्स इनटू द हुड। जी, ज्यादातर स्टूडेंट्स के कुर्बान का, सबा का आंसर आया है अल्फा, ये सार्सिनिया पिप्यूरिया जो इसके अंदर हुड होते हैं। अब साफ है कि ये तीनों की तीनों जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अब इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, और जो अल्फा है, यस, इसके अंदर जो लीव्स होते हैं वो हुड के अंदर जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन लिख देता हूँ कि यो के इसके अंदर ये आपको जो सार्सिनिया पिप्यूरिया है ये पिक्चर प्लांट है। अब ये पिक्चर प्लांट है, इसके अंदर जो लीव्स होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तो सैक लाइक होता है, और उसका जो अपर पार्ट होता है वो हुड की तरह का होता है। ठीक है। और इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैप किस तरह से होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखूं तो सिंपली ये है कि ये बिल्कुल ऐसे एक पाइप की तरह का होता है, ऐसे सैक सा होता है, और यहाँ आपको ऊपर एक हुड साइज के अंदर ऐसे जो है वो नजर आ रहा होता है, और इसके अंदर दैट्स पार्शली फिल्ड बाय वाटर। जानते हैं कि इसके अंदर आपको वाटर मिलता है। ठीक है। और इंसेक्ट्स जो हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्मूथ हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से स्लिप करके यहाँ नीचे गिर जाते हैं, और जैसे यहाँ नीचे गिरते हैं तो वाटर के अंदर फिर वो बाहर आते हुए उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल एक लंबी सी ट्यूब होती है और वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर आपको ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसमें मिलेगी। ड्रोसेरा इंटरमीडिया जो है, जिसको हम जो है वो वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होती है? उसके अंदर वो बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड। ठीक है। और बाइलोब्ड की वजह से वो जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर ट्रैप होते हैं, और वो बाकायदा बंद हो जाता है टर्गर प्रेशर के लूज होने की वजह से। इस तरह से इनके अंदर, यहाँ इसके अंदर ब्रिसल से होते हैं, और ये लीव्स इस तरह से ओपन है, ये इनके अंदर मॉडिफिकेशन है। डाइनिया म्यूसिपुला, ये सन ड्यू है। इसमें लीव्स जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें ग्लैंडुलर टिप्स होती हैं, जिसकी वजह से वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, और वहां से फिर वो अटैच होने में या उसको कैप्चर करने के अंदर वो काम करते हैं। तो ये तीनों प्लांट्स जो हैं उनमें जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं वो आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो सवाल देख रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द ह्यूमन डेंटिशन। अब ह्यूमन डेंटिशन जो है उसको कौन सी टर्म डिस्क्राइब कर रही है? अब ये तीन टर्म लिखे हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट, होमोडोंट। इस तरह से थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, मोनोडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट। जी पता है किसी को इसका आंसर? के ह्यूमंस के अंदर जो टीथ्स हैं वो कौन से होते हैं? जी बीटा आंसर आ रहा है, कुछ लोग आंसर जो है वो अल्फा आया है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है। ये कैटेगरीज ह्यूमंस के अंदर होती हैं। अब इनका मतलब क्या है? देखिए यहां पर जो टीकोडोंट है, एक टर्म ये यूज हो रही है, और इसमें हम जानते हैं कि जो टीथ्स होते हैं वो एक जॉ सॉकेट के अंदर होते हैं। तो बिल्कुल ह्यूमंस के अंदर जो टीथ हैं वो एक जॉ सॉकेट है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जो वर्ड डायफाइडोंट है, इसका मतलब ये होता है कि टू सेट ऑफ टीथ, यानी दांतों के जो है वो दो सेट होते हैं। दो सेट का मतलब है कि जैसे पहले मिल्क टीथ है और फिर परमानेंट टीथ होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब है इसमें वेरिएबल मॉर्फोलॉजी होती है। अब वेरिएबल मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि डिफरेंट शेप्स हैं दांतों की। जैसे इंसाइजर्स की शेप डिफरेंट है, इसी तरह से कैनाइन की शेप डिफरेंट है, वो पॉइंटेड होते हैं, इंसाइजर्स फ्लैट होते हैं। कैनाइन पॉइंटर हैं, प्री मोलर मोलर ब्रॉडर होते हैं। तो इस तरह से उनकी शेप। तो ये तीन जो टर्म्स हैं ये ह्यूमन डेंटिशन जो है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये भी, और दूसरा आपको लेक्चर में ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला भी बताया था, तो वो फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और ये तीन कैटेगरीज जो है ये भी इसमें याद। बाकी एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपने ये तीन टर्म्स जो है इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोफेगस इज थीन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड डैश टू द ट्रेकिया, वेंट्रली, इंटीरियरली, हॉरिजॉन्टली और डॉर्सली। ट्रेकिया और एसोफेगस दोनों के दोनों ट्यूब्स होती हैं, ये हमारे चेस्ट कैविटी से गुजरती हैं। तो जो ट्रेकिया जो एसोफेगस है वो किस तरफ होती है? क्या वो ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पे होगी, या ट्रेकिया के डॉर्सल होगी, या इंटीरियर होगी, या हॉरिजॉन्टल होगी? जी कुर्बान ने ए कहा है, जिशान ने जो है वो कहा है कि डेल्टा करेक्ट है। जी बाकी लोग जल्दी से जरा आंसर करें। कासिम रजा ने भी डेल्टा कहा है, अलीशा ने कहा है अल्फा, जिशान अली ने डेल्टा, सबा ने कहा है डेल्टा, हमाद भी डेल्टा कह रहे हैं। तो जो करेक्ट है वो बिल्कुल डेल्टा ही करेक्ट है। कि देखें जो ट्रेकी और एसोफेगस होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि आपको जो हमारे पास दो ट्यूब्स हैं उसमें एक जो है वो आपको डोर्सल साइड पे मिलती है और एक वेंट्रल साइड पे मिलती है। अब डोर्सल वेंट्रल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये मैं बना रहा हूँ कि दिस इज अ ट्रेकिया, और ये जो है आपको एसोफेगस मिल रही है। अब इसमें देखें कि दोनों जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं है, बल्कि ये जो ट्रेकिया है वो आगे की तरफ होती है, चेस्ट की तरफ। वेंट्रल साइड हमारी जो होती है वो बेली वाली साइड जो होती है वो वेंट्रल साइड होती है। तो ये वेंट्रल है। और डॉर्सल साइड जो होती है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जिस तरफ है, यानी बैक साइड जो है, जो बैक बोन है उधर जो डॉर्सल साइड है। तो ट्रेकिया आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, और एसोफेगस पीछे की तरफ। तो इस वजह से अगर तो आ जाए एसोफेगस जो है वो ट्रेकिया के, तो आप बताएंगे डोर्सल साइड पे। अगर आ जाए ट्रेकिया एसोफेगस के, तो आप बताएंगे वेंट्रल साइड पे। तो ये याद रखना है कि वेंट्रल और डोर्सल साइड पे लोकेटेड होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट है वो डेल्टा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following electrolytes is present or are present in the saliva of the human? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और ऑल ऑफ द अबव। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सलाइवा के अंदर होते हैं? जी अल्फा आंसर आ रहा है सब लोगों का, कि सोडियम सिर्फ हमारे सलाइवा के अंदर होते हैं। इसमें जो करेक्ट है उसको देख लें, सारे के सारे सोडियम भी हैं, क्लोराइड्स भी हैं, पोटेशियम भी हैं। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जानते हैं कि ये हमने जहां पर भी पढ़े हैं, चाहे आप किडनी के अंदर देख लें इनका यूज है, या आप नर्व इम्पल्स के अंदर देख लें इसका यूज है। तीन बड़े इंपॉर्टेंट
इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर है और तीनों के तीनों सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डेल्टा इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स फर्स्ट इन विच स्ट्रक्चर? माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर? किसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं? जी, आंसर जो आ रहा है मुझे वो अल्फा मिल रहा है सबका, कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यस, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में पहले डाइजेस्ट होते हैं और उसके बाद अगर मैं जो फर्स्ट डाइजेस्टेड इन माउथ एंड देन, फिर उसके बाद कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? माउथ के बाद। माउथ के बाद ये डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यस, अरसलान सही कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स माउथ के अंदर जो डाइजेस्ट होते हैं उनमें पार्शियल डाइजेशन होती है। ठीक है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो इनमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह से डाइजेशन की जो तीन बेसिक साइट्स होती हैं, आप जानते हैं कि अगर हम साइट्स ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे तो एक डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर होती है पहले नंबर पे, दूसरे जो डाइजेशन है वो स्टमक में होगी, और तीसरे नंबर पे जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। ना तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन होगी, ना डाइजेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, बल्कि इन तीन पार्ट में डाइजेशन होगी। और अगर मेनली अगर हम बात करें, मैं यहां पर मेनली कह रहा हूं, तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मेनली डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेशन होती है, प्रोटीन और साथ लिपिड्स भी यहाँ पर डाइजेस्ट, तीनों यहाँ डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ लिपिड्स की कुछ परसेंटेज भी डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ के अंदर एक ग्लैंड में लिख रहा हूं यहां पर, ये आपने याद रखना है, दैट्स कॉल्ड द एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज द लिंगुअल लाइपेज, लेकिन बहुत थोड़ी सी अमाउंट ये डाइजेस्ट करती है। लिंगुअल लाइपेज ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब है कि कुछ परसेंटेज जो है इसकी डाइजेस्ट माउथ में भी होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है। एसोफेगस डज नॉट secrete any enzyme, gallbladder concentrate the bile juice, human teeth are thecodont, there are two pairs of salivary glands in the humans। इसमें से बताएं फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? जी, सब लोगों का आंसर जो है वो अभी तक जो मिला है वो डेल्टा है। यस, डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसकी वजह भी निशान अशरफ ने बता दी कि टू की बजाय ह्यूमंस के अंदर थ्री पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। लेक्चर जो हमने किया था इससे पहले उसमें आपने देखा था कि, और उन ग्लैंड्स की जो कि थ्री पेयर्स हैं ग्लैंड्स के, जिसमें आपको पैरोटिड ग्लैंड मिलते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और लिंगुअल। अब तीनों के अंदर लोकेशन क्या है और तीनों की सक्रीशन क्या है, ये हमने लेक्चर के अंदर इसको जो डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों ने उसको अच्छे से सुन लिया होगा। The initial steps in the digestion of the milk in human is carried out by lipase, trypsin, renin और पेप्सिन। इनिशियल स्टेप जो डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है ह्यूमंस के अंदर वो कौन करेगा? जी, अरसलान ने कहा है सी, हमाद का आंसर आया है ए। ओके, सी आंसर आ रहा है। यस, अब देखें दो चीजें। अब मिल्क के अंदर हम जानते हैं कि प्रोटीन भी होती है मिल्क में, और मिल्क के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्ब होते हैं। जो प्रोटीन मिल्क के अंदर होती है उसको हम कहते हैं कैसीन, और जो कार्ब्स होते हैं उसको हम कहते हैं लैक्टोज। अब सावधान है, जब आपने मिल्क को कंज्यूम करना है वो माउथ कैविटी से होते हुए पहले स्टमक में जाएंगे और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे।
इसका मतलब है कि अगर तो उसके अंदर लैक्टोज जो है उसको डाइजेस्ट करना है, तो इसके लिए जो इंजाइम है वो चाहिए लैक्टेज, और ये वाले इंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद आती है। लेकिन जो प्रोटीन है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होगी, कैसीन, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इंजाइम होता है वो है रीनिन। तो रीनिन जो है ये इंजाइम जो कि स्टमक में मिल्क में जो प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, ये जो कैसीन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली मिल्क प्रोटीन होती है, इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब यहाँ याद रखना है ये टू एन यूज हुए हैं रीनिन। अगर हम एक हार्मोन को देखें तो वो हार्मोन भी होता है, उसका नाम भी रीनिन ही, ये, लेकिन उसमें एक एन आता है, ये भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इसको हम, एक सिस्टम है जो कि ये किडनी के अंदर चलाते हैं, उसको कहते हैं रीनन एंजियोटेंसन सिस्टम, और ये स्पेशली जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन जो है वो काम करता है। तो ये रीनन दो तरह के होते हैं, जरा इनको भी आपने डिफरेंशिएट जो है वो कर लेना है। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन्स न्यूक्लियस, पेप्सिनोजिन लाइपेज, रीनिन, अमाइलेज, रीनिन, पेप्सिनोजिन माल्टेज, पेप्सिनोजिन, रीनिन। तो जो गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट्स में होता है, इन्फेंट्स जो हैं वो न्यू बॉर्न, जो कि न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके अंदर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज होगी, जी बताएं जरा। अलीशा का आंसर आया सी, कासिम का आंसर भी सी आया कि अमाइलेज, रीनिन, पेप्सिनोजिन। जी, सबका आंसर जो है वो सी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो करेक्ट है वो बीटा करेक्ट है, पेप्सिनोजिन, लाइपेज एंड रीनिन। तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा इन्फेंट्स के अंदर, उसमें रीनिन, लाइपेज और पेप्सिनोजिन होता है, और वो वहां पर जो डाइजेशन है वो उसके अंदर आपको वहां पर मिलेगा। तो अब इसके अंदर जो है वो तीन तरह के कंपोनेंट जो है यहाँ हमें मिलते हैं, तो ये अपने इसके अंदर याद रखनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो होती है ये प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल को कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो आपको तमाम फंक्शंस पता हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं डिफरेंट सेल्स के, लेकिन उसके साथ साथ बताएं गैस्ट्रिक सेल्स कौन से हैं जो के साथ प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल भी करते हैं। चीफ सेल्स, म्यूकोस सेल्स, गॉबलेट सेल्स और पाइटल सेल्स, चार सेल्स हैं आपके पास, और चारों का आपको वैसे सेपरेटली फंक्शन जो है वो पता है। जी आंसर करें जरा जल्दी से, किसको पता है? आंसर नहीं आ रहा। ओके, इसके अंदर प्राइटल सेल, इनको प्राइटल, या एक वर्ड इसके लिए यूज होता है ऑक्सेंटिक सेल्स, इसके साथ साथ ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करते हैं। ये आपने बात याद रखना है, क्योंकि इनका ये सेकेंडरी फंक्शन है, या इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं। बाकी चीफ सेल्स के लिए वर्ड एक यूज होता है जाइमोजिन सेल्स, और हम जानते हैं कि इन्होंने जो है वो पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करना है, जो कि बाद में पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा। म्यूकस सेल्स जो है ये साफ जरा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। गोबलेट सेल्स भी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और प्राइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये यहाँ पर इसके साथ साथ HCl भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वहां इनके फंक्शंस हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक। कौन सा हार्मोन जो है वो स्टमक में HCl की प्रोडक्शन में काम करता है? रेनिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटन और सोमैटोस्टेटिन। जी जल्दी से जरा आंसर करें, बीटा आंसर आ रहा है। जी ज्यादातर लोगों का आंसर जो है वो बीटा आ रहा है, और जो करेक्ट आंसर है वो बीटा ही है, गैस्ट्रिन इज करेक्ट। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है, आप जानते हैं कि जिसने गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन में काम करना है। जितना ज्यादा प्रोटीन होगा डाइट के अंदर, उतना ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, और उतना ही ज्यादा गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे हार्मोन्स हैं। अगर हम रीनन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये एक एन वाला है,
तो ये हार्मोन है दैट प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, ये किडनी से प्रोड्यूस होता है, और मैंने आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने के अंदर काम करता है। सेक्रेटन जो होता है ये लिवर और पेंक्रियास पे एक्ट करता है, और उनके अंदर जो प्रोडक्शन है उनकी उसको स्टिमुलेट करता है सेक्रेटन, और साथ साथ ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक प्रोडक्शन, ये गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन उसको इनहिबिट भी करता है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, यहां मैं इसके बारे में लिख देता हूं। प्रोड्यूस ये हाइपोथैलेमस से होगा, और ये क्या करेगा, दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ, इसने ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है। ये भी कई दफा सवाल पेपर के अंदर आ जाता है, हार्मोनल एक्शन के साथ जो है ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फूड कंपोनेंट इन द ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, यानी स्टमक तक आते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होते। स्टार्च एंड सेलुलोज, प्रोटीन एंड स्टार्च, स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेलुलोज। अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपने चूज करनी। तीन के अंदर तो स्टार्च आ रहा है, तो साफ ज़ाहिर है स्टार्च तो एक मेन कंपोनेंट है जो कि माउथ के अंदर डाइजेस्ट होना है, वो तो अनडाइजेस्टेड स्टमक के अंदर नहीं आएगा। अब प्रोटीन भी माउथ में डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन स्टार्च तो तीनों के अंदर लिखा हुआ है। तो इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा कि फैट और सेलुलोज, सेलुलोज ने तो डाइजेस्ट ही नहीं होना कहीं पे भी, वो तो अनडाइजेस्टेड ही रहते हैं और फाइबर्स की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। फैट्स जैसे मैंने कहा कि एब्नर्स ग्लैंड्स होती जरूर है लिंगुअल लाइपेज, लेकिन वो जो बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, या उसको हम ये भी यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड है, तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा में लिखे थे, फैट्स एंड सेलुलोज। सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसमें कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, अमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन, टाइलिन, यूरिएज, डिहाइड्रोजनेज, जाइमेज। ओके जी, सारे लोगों का आंसर जो है वो अल्फा आ रहा है कि अल्फा जो है वो प्रोटीलिटिक एंजाइम है। यस, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। नीचे आप देखिए माइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, लाइपेज जो है वो हमारे पास लिपिड्स के लिए है, जाइमेज जो होता है ये भी शुगर को ब्रेक करता है, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टेप्सिन जो है ये लाइपेज का ही सेकंड नेम है, इसको स्टेप्सिन को लाइपेज ही हम कहते हैं। तो इसके अंदर जो अल्फा है वो करेक्ट ऑप्शन है जी। विच hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonates? जी, चार ऑप्शन आपके पास, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्राइन, गेस्ट्रिन एंड इंसुलिन। जी, हमाद का आंसर डेल्टा है, अरसलान का आंसर अल्फा है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन ये भी एक हार्मोन है जो कि आपके डाइजेस्टिव पार्ट सिस्टम का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान, और ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से सेक्रेटन काम करता है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये यहाँ पर काम करते हैं, और इनके बारे में आपने जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Bile secretion is proportional to the concentration of protein, fats, carbohydrates और vitamins। जो बाइल की secretion होती है वो किसके proportionality में प्रोड्यूस होती है? जी, आंसर जिशान का भी बी आया है, अरसलान का भी बी आया है जी। यस, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, फैट्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाइल का फंक्शन होता है, बाइल का काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है। और एमल्सिफिकेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। और ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना है ये केमिकल डाइजेशन नहीं है, ये भी बात याद रखना है, ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है। देखिए केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि उस कंपोनेंट का अपने सब यूनिट के अंदर या फर्दर स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो, लेकिन ये फैट फैट ही रहते हैं। ये सिंपली होता है कि जब फैट लाइपेज ने काम करना होता है तो लाइपेज जो होता है वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर काम करता है, तो जिस वजह से हम इसको मैकेनिकल डाइजेशन लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो ये यहाँ पर आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक, जिजेनम, कोलोन और डिडिनम। जी, मैक्सिमम फूड की जो डाइजेशन है वो किस पार्ट के अंदर होती है? जीशान का अल्फा ऑप्शन, फिर डेल्टा उन्होंने कहा है, अलीशा ने बीटा कहा है, साइमा ने डेल्टा कहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, डिडिनम। तो सबसे ज्यादा जो फूड की डाइजेशन है वो डिडिनम के अंदर होती है। अब उसमें आप जानते हैं कि इस डिडिनम के साथ ही आपको पेंक्रियाज भी मिलते हैं, और पेंक्रियाज के अंदर आप जानते हैं पेंक्रेटिक जूस होता है, और साथ लिवर जो है वहां से बाइल प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो डिडिनम में सबसे ज्यादा, और आप जानते हैं कि डिडिनम में तीनों पार्ट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, तीनों के तीनों जो है वो डिडिनम के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं। इससे ऊपर मैं आपको ये बता के आया हूं। सो डिडिनम इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identified the cell whose secretion protect the lining of the gastrointestinal tract from the various enzymes। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट अदर एंजाइम से? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और डिडिनल सेल्स। जी, जल्दी से बताएं जरा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या? अलीशा का आंसर आ गया कि बीटा करेक्ट है, गॉबलेट सेल्स। अब ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत सी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, और ये सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो हमारी लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द इंटेरोकाइनेज। अब ये भी आप जानते हैं एक एंजाइम है, इसका फंक्शन क्या आता है? इज द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन इनटू ट्रिप्सिनोजन, और स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू secrete द गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटेरोकाइनेज? जी, अलीशा का आंसर आया है कि बीटा करेक्ट है इंटेरोकाइनेज का फंक्शन। अब जो इंटेरोकाइनेज होते हैं ये डिडिनल सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखना है, डिडिनल सेल से। और ये क्या करते हैं, ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज करेक्ट, क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, और वहां से ट्रिप्सिन के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो इंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में होती है। जैसे स्टमक में पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ वो इंटेरोकाइनेज होता है। द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द बर्नर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी। बर्नर्स ग्लैंड कहां पर होती हैं? जी, बीटा आंसर जो है वो आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बर्नर्स ग्लैंड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। बर्नर ग्लैंड्स जो कि एक्चुअली सब म्यूकोसा के अंदर होती हैं, डिडिनम में अगर मैं स्पेसिफिकली इसको कर दूं तो ये प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकोसा ऑफ द डिडिनम। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक तो इनकी जो सक्रीशन होती है वो अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो सक्रीट करती है, जो कि हम ये देखते हैं कि जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए भी काम करता है। दूसरा, इसी ग्लैंड से या इसी रीजन से, जो हम सब म्यूकोसा में जो बर्नर ग्लैंड्स होती हैं, यहां से स्पेसिफिकली जो भी हमने हॉर्मोन्स की बात की थी वो सेक्रेटन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, उसका इंटरनेशनल एब्रिविएशन जो है वो CCK है, ये भी बर्नर ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के कुछ नेम्स हैं, जस्ट नेम्स याद रख लेने कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक और पार्ट भी होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्रिप्स ऑफ लाइबर्कुन। ये जैसे एक नाम याद रखना है। और जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ये भी डिडिनम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और वहां से जो इंजाइम है वो इंटेरोकाइनेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, इंटेरोकाइनेज। तो ये कुछ रीजन हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है। एक लाइबर्गन्स, क्रिप्स ऑफ लाइबर्गन्स, और दूसरा जो है वो बर्नर ग्लैंड। ये दोनों के दोनों हम देखते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डिडिनम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्ड द ब्लड टू लिवर फ्रॉम द स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन और द हार्ट। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो किसको किसके साथ कनेक्ट करती है? जी, बताएं जरा। हेपेटिक पोर्टल, पोर्टल सिस्टम। जी, अलीशा का आंसर सी आया, अरसलान ने कहा बी।
अच्छा, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तो देख लें। इसमें जो करेक्ट है कि वो ये है कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड होता है वो लिवर के अंदर जाता है, या इंटेस्टाइन है या गट आ जाए तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब होता यूं है कि जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो इसके दरमियान होता है, वो एक तरफ इंटेस्टाइन है। अगर तो इंटेस्टाइन ना होती, गट होती, तो आप गट भी लिख सकते हैं, फिर ये है कि स्टमक नहीं होना था। और दूसरी तरफ जो लिवर होता है, तो इसके दरमियान ये वाली जो वेन है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। अब लिवर से फिर वो ब्लड जो होता है वो वेना कैवा के अंदर चला जाता है। और कौन सी वेन के जरिए? सिंपली हेपेटिक वेन के जरिए। हेपेटिक वेन से वेना कैवा में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फूड अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, क्या मैं लिख रहा हूं, व्हेन फूड अब्जॉर्ब इनटू ब्लड, फूड ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है, देन इट फर्स्ट एक्सपोज्ड टू, तो बताएं सबसे पहले ये किसको एक्सपोज होती है? क्या ये हार्ट को एक्सपोज होगी? क्या ये लिवर को एक्सपोज होगी? या किडनी को एक्सपोज होगी? या सबको एक्सपोज होगी? जी, क्या आएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर? जी, अलीशा ने कहा है बीटा। बिल्कुल, इसमें बीटा ही करेक्ट है, क्योंकि जो फूड जब अब्जॉर्ब होती है और अब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए, इफ्रा भी सही कह रहे हैं, बीटा लिवर तक जाती है, फिर लिवर से वो हार्ट की तरफ जाएगा। सो ये है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी अब इसमें होता ही है कि ब्लड हार्ट से आता है तमाम ऑर्गन की तरफ, और बाकी तमाम ऑर्गन से वो हार्ट की तरफ चला जाता है, लेकिन गट से, इंटेस्टाइन से पहले लिवर में जाएगा, फिर बाकी ऑर्गन की तरफ जाएगा। तो ये इसमें, इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो इंजाइम्स में से ही आते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको याद है, और स्ट्रक्चर की निस्बत अगर दोनों को हम कंपेयर करें, ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंजामेटिक एक्शन से आएंगे, इसलिए इंजामेटिक एक्शन को ज्यादा फोकस किया गया है। काइमोट्रिप्सिनोजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, पेंक्रियास, स्टमक और डिडिनम। काइमोट्रिप्सिनोजिन कहां से प्रोड्यूस होता है? जी, हमाद ने कहा है कि डेल्टा, डिडिनम से। अरसलान ने कहा है कि बीटा, पेंक्रियास से। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं जरा। हमाद ने कहा है कि जाइमोजिन सेल्स में भी। काइमोट्रिप्सिनोजिन जो प्रोड्यूस होता है वो पेंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। अरसलान जो है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस। यस, इफ्रा का आंसर भी सही, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। और जब वो आ जाता है एक दफा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जुडीनम में, और फिर उसके बाद वो उसको ट्रिप्सिनोजिन को इंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस वजह से इसमें जो करेक्ट है वो बीटा करेक्ट है। नेक्स्ट है, द longitudinal muscular folds of the inner wall of stomachs are called the papilio-ovata, Rogge, villi और फिशर। जी, ये एक सिंपल टर्म है। ये जो स्टमक के अंदर इन फोल्डिंग्स होती हैं और उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, उसको हम रोगी कहते हैं। बीटा इज करेक्ट। बाकी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि विलाए, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए वहां पर उसके सरफेस एरिया को जो विलाए एंड देन माइक्रो विलाए उसमें प्रेजेंट होते हैं। पेपिलियोवेटर जो होते हैं ये बाइल फ्लो के लिए काम करते हैं, बाइल फ्लो के लिए, ठीक है, और स्पेशली उसकी रेगुलेशन के लिए, और फिर डिडेनम के अंदर कैसे आ रहा है, फिर उसके वापस रिफ्लक्स के लिए, ये सारे का सारा जो कंट्रोल होता है, ये पेपिली और वेटर जो है वो इसके अंदर काम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो वर्ड फिशर है, ये स्पेसिफिकली ये एनस के अंदर, एनल साइट पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उसकी स्ट्रेचिंग जो है वहां ज्यादा हो जाए तो फिशर, एनल फिशर ट्री वहां पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। Which of the following option best represents the enzyme composition of the pancreatic juice? अब इसके अंदर मैक्सिमम जो एंजाइम है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर अब वो कवर हो जाएंगे। जी, जरा चारों ऑप्शन में से देखें कि कौन से एंजाइम है जो कि पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन करेंगे।
जी जल्दी से जरा आंसर करें। जिशान अली का आंसर आया है सी। ओके जी, इसमें जो करेक्ट है वो सी है। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है ये भी एक्चुअली पेंक्रियाटिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज है। और ये हमारे जो पेंक्रियाटिक जूस है ये उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेंक्रियास जो होता है वो इसको सिंथेसाइज करता है, और जो कि आपको जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर है ये मिलता है। तो चार्ली जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या इसमें सही नहीं है? नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव कैविटी, absorption of some water, absorption of certain minerals, absorption of remaining glucose and amino acid। कौन सा करेक्ट नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए? जी डेल्टा आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर अल्फा आ रहा है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ये भी सही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, ये भी सही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होगी, ये भी सही है। लेकिन ये डेल्टा इसके अंदर सही नहीं है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड नहीं होगी। यस, माद इफरा सब लोग सही कह रहे हैं कि डेल्टा इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि अब्जॉर्प्शन का जो मेन काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के अंदर हो जाता है, जिसको हम जो है वो इलियम कहते हैं, वहां मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स बाइकार्बोनेट विच इज secreted by। अच्छा, ये भी कुछ रीजन हैं। अब ये जस्ट नेम्स हैं और नाम आपने जस्ट याद रखने हैं कि ये किस किस पार्ट के साथ जो है वो एसोसिएट होते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स बाइकार्बोनेट विच इज secreted by। तो अब आपने देखना है कि पेंक्रियास के साथ कौन से सेल्स एसोसिएटेड है। जी, पेनिथ सेल्स, गॉबलेट, कफ्पर और एक्नर। यस, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, इफ्रा ने डेल्टा का है, हमाद ने डेल्टा का है, बिल्कुल सही है। एक्नर सेल्स होते हैं ये पेंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखना है। और यहीं से जो पेंक्रियाटिक जूस है जो कि सक्रीट होता है उसको हम पेंक्रियाटिक जूस, उसको एक्नर सेल्स कहते हैं। बाकी जो सेल्स हैं गॉबलेट सेल्स का तो आपको पता है। ठीक है, अब जो पेनिथ सेल्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और इसके अंदर जो इसका रोल होता है यहाँ, वो इम्यूनिटी के अंदर रोल होता है। इससे पहले मैंने दो रीजन आपको बता दिए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीसरे सेल्स ये भी आपने वहां पर हेड कर लेने। उसके बाद आ जाए कफर सेल्स पे। ये सेल्स कहाँ होते हैं? ये सेल लिवर के अंदर होते हैं, लिवर के साथ एसोसिएट होते हैं। और ये एक्चुअली फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं। और लिवर के अंदर जो ब्रेकडाउन होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो लिवर में कफर सेल्स करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिवर से होते हैं, वो एक सेंट्रल उसकी पोजीशन है बॉडी के अंदर, और वो ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग का काम करता है, रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है। तो वहां जो फेगोसाइटोसिस के सेल्स होते हैं दे आर द कफर सेल्स। कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल इज कॉल्ड, ये भी मैंने आपको बता के आया ऊपर, दैट्स कॉल्ड द एमल्सिफिकेशन इज करेक्ट। ठीक है, अल्फा करेक्ट है। यस, सब लोगों का आंसर इसमें जो है वो करेक्ट आया। ओके, अब यहां से कुछ जो पार्ट जो आपने लर्न करना है और ये इसके साथ आपने इंक्लूड करना है कि कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और वो डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं और वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं ये आपने इसमें याद रखना है। जी, सबसे पहले क्वाशिकोड इज डिजीज ड्यू टू साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट। साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी यानी दोनों की डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कैलोरीज, deficiency of the carbohydrates, protein deficiency but not accompanied by the calories deficiency। क्वाशिरकोर जो है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? वैसे ही आपको बता दूं कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ये। जी, जल्दी से जरा आंसर करें कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ओके, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है, लेकिन कैलोरीज जो है उसके साथ उनकी डेफिशिएंसी का कोई रोल नहीं होता। तो डेल्टा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि कवाशी कोर। अच्छा, इसमें ये सेकेंड ईयर की बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर आई थिंक 27 या 25 के अंदर एक टेबल दिया हुआ है डिजीजेस का, वो पूरे का पूरा टेबल जो है
वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, और उसमें डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी हैं, अदर डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर मेंशन किए गए हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को आपने न्यूट्रिशन के चैप्टर के साथ इंक्लूड करके याद करना है। In which of the following disease liver is affected, skin and eyes turn yellow due to deposition of bile pigment? Vomiting, jaundice, diarrhea or dysentery? जी अलीशा का बीटा है, अरसलान का बीटा आंसर करेक्ट है। यस, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, हमाद ने भी सही कहा, जॉइंडस इज करेक्ट, कि अगर बाइल पिगमेंट्स में, इफ्रा का भी आंसर बीटा है, अगर वो वापस ब्लड के अंदर आ जाएं तो उसके रिजल्ट में फिर जो येलो कलर जो है वो आना शुरू हो जाता है स्किन पे, आईज पे। सो दैट इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट, और आंसर इज जॉइंडस। Fatty acid and glycerol are first absorbed by lymph vessels, blood capillaries और lymphatic duct? जी कौन सा करेक्ट है, जरा जल्दी से बताएं। ओके जी, आंसर जो है वो अल्फा आ रहा है, और इसमें जो करेक्ट है वो अल्फा ही है। लिम्फ वेसल के अंदर ये जाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होते, ये पहले लिम्फ वेसल में चले जाते हैं, और जिस लिम्फ वेसल के अंदर जाते हैं आप जानते हैं कि उसको हम लैक्टियल कहते हैं, और वहां से फिर ये होते हुए ब्लड के अंदर जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं। तो बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक और क्वेश्चन है जो कि डिजीज से रिलेटेड है। विच वन इज द रॉन्ग पेयर? आपने बताना है कि कौन सी डिजीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, लेकिन रॉन्ग पेयर कौन सा ढूंढना है। स्कोर्बी विटामिन सी, रिकेट विटामिन डी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी विटामिन के? जी इसमें रॉन्ग पेयर कौन सा है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लर्न करना है अच्छे से। जी अब इसमें जो रॉन्ग पेयर है वो डेल्टा है, बेरी, ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से नहीं होती, बल्कि ये विटामिन बी, या इसको मजीद स्पेसिफिक कर दूं, ये विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से होती है, या उस विटामिन को हम थायमीन भी कहते हैं। बाकी राइट है, और ये नोट कर ले बाकी के, स्कर्वी की डिजीज विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, रिकेट की विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन बेरी जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the correct matching of vitamin, its nature and its deficiency disease? अब आपने करेक्ट मैचिंग जो है इसके अंदर ढूंढनी है। विटामिन के इज फैट soluble बेरी, विटामिन ए इज फैट soluble बेरी, विटामिन के इज वाटर soluble पेलेग्रा, विटामिन ए इज फैट soluble नाइट ब्लाइंडनेस? जी अब आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, वहीं से आपको ये पता चल जाएगा। अरसलान ने कहा डी। यस, डी करेक्ट है, ये करेक्ट पेयरिंग इसके अंदर है। इफ्रा का भी आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, विटामिन आपने याद रखना है, विटामिन के अंदर दो तरह के विटामिन होते हैं, एक यहां पर मैं लिख देता हूं कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं। उसमें आ जाएगा ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल। और दूसरे जो है वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो दो विटामिन आपने जैसे याद रखने हैं, बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल है, और जो ए है ये फैट सॉल्युबल है, और नाइट ब्लाइंडनेस ही ये कॉज करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो विटामिन हैं इनके बारे में भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, इन अडल्ट्स डेफिशिएंसी विटामिन सी, विटामिन डी कॉजेज द रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी और ऑस्टियोमाइल्सिया? जी अडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के रिजल्ट में कौन सी डिजीज होती है? अब सब लोग आंसर जो ए करना शुरू हो गए, रिकेट्स, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अलीशा का आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑस्टियोमेल्सिया इज करेक्ट। क्योंकि बात हो रही है अडल्ट्स में, अडल्ट्स में रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स होता है वो बच्चों के अंदर होता है। अगर बच्चों में इन्फेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, और अगर बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो उससे ऑस्टियोमेल्सिया, बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। ये जो आपको वर्ड ऑस्टियोमेल्सिया नजर आ रहा है, दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। अब उसकी वजह क्या होती है? देखिए विटामिन डी जब अडल्ट में हम देखेंगे तो ये इसका जो रोल होता है दैट इज द अब्जॉर्प्शन
ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। बोन्स में कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने विटामिन डी काम करता है। तो अगर बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम बोन्स में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर बच्चों में तो फिर वैसे टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। रिकेट्स होता है, दैट इज द बाउड लेग्स, लेकिन ये अर्ली अगर डेफिशिएंसी होती है इसकी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके रेलिवेंट है और उसको भी याद रखना है कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, synthesis of the prothrombin, change of the fibrinogen into fibrin और formation of the thromboplastin। विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में रोल है, ये मैं बता दूं आपको। डिफरेंट जगहों पे लिखा भी हुआ है कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। जी, अरसलान का सी आया है। ओके, मैं यहां थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं कि यहां जो करेक्ट आंसर है वो है सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। ये इसके अंदर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो कि विटामिन के। आपको इसका आंसर यहां पर मिलता है, बीटा इज करेक्ट। ठीक है, अब यहां जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं जब आपके पास जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो किस तरह से, आप देखें सबसे पहले तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के बनने में विटामिन के का रोल है, और हम ये जान चुके हैं कि विटामिन के यहां पर काम करते हैं। फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिर फाइब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन जो होगी फिर वो क्लॉट लगाएगी। तो दैट्स द फिनोमेना ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहां पर जो थ्रोम्बिन है या प्रोथ्रोम्बिन है, इसको हम कहते हैं दैट सर्व एज ए कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में एक कैटलिस्ट का काम करता है, और फिर एक्चुअल जो क्लॉट है वो फाइब्रिन ने लगाना है। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के अंदर हमारे पास विटामिन के रिक्वायर्ड होता है, और अगर यही नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि फिर आगे जो फिनोमिना है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो ये इसके अंदर जो है वो आपको विटामिन के का रोल मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए हैं, और इनमें से आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लेक्चर में भी हमने पढ़े थे, उनको भी आपने साथ इंक्लूड कर लेना। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है किसी का, तो आप पूछ सकते हैं।